आज हम बात करेंगे सीक्वेंस की फॉर्मल डेफिनेशंस के बारे में। फिर हम देखेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, रियल सीक्वेंस किसे कहते हैं, और जनरल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस से कैसे निकालते हैं सीक्वेंस, या फिर जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मल डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी फंक्शन जो कि नेचुरल नंबर से किसी भी सेट एस में अगर है वो फंक्शन, तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा फंक्शन क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हमने प्री रिक्वेसाइट वाली वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था कि फंक्शन क्या होता है। तो सीक्वेंस सिंपली एक फंक्शन होता है जो कि नेचुरल, जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, और जो को डोमेन होता है वो कोई सा भी सेट हो सकता है। एस में एक मैपिंग होती है या रूल होती है। अगर हम इसको और थोड़ा सा इलेबरेट करें इस चीज़ को, सीक्वेंस को, तो इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ये जो काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं ये आते हैं। एस में क्या होंगे, एस में भी कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो इसका काम होता है कोई भी जो रूल है, जिस भी रूल के अकॉर्डिंग, किस भी मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको बस नेचुरल नंबर्स को इसके किसी एक यूनिक एलिमेंट से मैप कराना होता है। जैसे 1 को मैंने मान लीजिए इसके साथ जोड़ दिया, 2 को मान लीजिए मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, 3 को इससे कर दिया, 4 को इससे कर दिया, 5 को इससे कर दिया, और हर किसी एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो हर एक एलिमेंट के लिए कोई एलिमेंट मिलेगा, तो यही जो बनता है यही आपका सीक्वेंस हो जाता है। थोड़ा सा और समझते, मान लीजिए जो 1 जिससे मैप हुआ है उसको हमने नाम दे दिया A1, 2 जिससे मैप हुआ है उसको नाम दे दिया हमने A2, 3 जिससे मैप हुआ उसे A3, A4, A5, A6। तो अगर मैं इसको एक सेट में इस तरीके से लिस्ट कर दूं, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 ऐसे करके अगर मैंने इसको लिस्ट कर दिया, तो यही आपकी एक सीक्वेंस हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। जो हम कल भी हमने बात करी थी कि A1 क्या हो जाएगा, 1 इससे मैप हो रहा है। ठीक है, A1, A2, A3 ये सब किसके एलिमेंट होंगे, एस के एलिमेंट होंगे। बस अंतर इतना होगा, जो 1 है वो A1 से मैप हो रहा होगा, 2 A2 से मैप हो रहा होगा, ये A3 से मैप हो रहा होगा। तो ये एक सीक्वेंस हो गई। अब इसमें जो डोमेन है वो तो हमेशा नेचुरल नंबर्स का सेट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो इसका को डोमेन है वो चेंज हो सकता है। वो जो भी होगा, जो इसके पीछे वाला एलिमेंट है, इसमें से जो भी एलिमेंट आपके सीक्वेंस में दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा एस तो नहीं दिखाई देगा इसमें, जो भी एलिमेंट इसमें दिखाई देंगे इसी को हम कह देते हैं, इसमें से जो भी आपके यूनिक एलिमेंट है उनका अगर आप सेट बनाएं तो उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस। और अगर रेंज आपका रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि जब आपकी मैपिंग आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी मैपिंग नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स के सेट के बीच में होती है, तो जो सीक्वेंस बनती है उसे हम रियल सीक्वेंस कहते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसको अगर मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन अगर मैं इसकी करती हूँ तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें आपका एक नेचुरल नंबर का सेट था n, दूसरा आपका सेट था, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, आपने कह दिया पूरा रियल नंबर थे r। अब नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख लिया यहाँ पे -2 -1 0 डॉट डॉट इसलिए करेंगे क्योंकि इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे जो आएंगे। ठीक है, 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, वो सब भी इंक्लूड होंगे। तो अब ये इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, 1 किस में मैप होगा, इसमें जाके 1 मैप होगा इसमें 1 में। ठीक, क्योंकि पहला टर्म क्या है 1। ऐसे ही 2 किस में मैप होगा जाके, वो भी 1 में मैप होगा। 3 किस में मैप होगा, ये भी 1 में। 4 किस में मैप होगा, 1 में। 5 किस में मैप होगा, 1 में। तो सारे ही टर्म्स इसके 1 के ही इक्वल हैं, तो सब टर्म्स किस में मैप हो जाएंगे, आपके 1 में मैप हो जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस हो गई, और रियल सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज है, अगर मैं इसका रेंज लिखूँ तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मैंने बताया जो भी इसके सीक्वेंस में यूनिक एलिमेंट है वो उसका सेट बना लीजिए। तो यूनिक एलिमेंट क्यों, इसमें तो एक ही एलिमेंट है 1, तो ओनली 1। तो रेंज इसका क्या है, आपका अकेला 1। 1 एक रियल नंबर है, तो इसको हम इस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, ये एक रियल सीक्वेंस भी हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज़, चूंकि इसके सारे टर्म सेम ही है, यानी कि अगर आप
मान लीजिए f से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर इसको f1 लिखा तो भी 1 आएगा, f2 लिखा तो भी 1 आएगा, f3 लिखा तो भी आपका 1 ही आएगा, f4 लिखा तो भी 1 आएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस। आपने कांस्टेंट फंक्शन सुना होगा। कांस्टेंट फंक्शन होता है जब f(x) इज इक्वल टू मान लीजिए 1 है फॉर एवरी x, तो तब आप कहते हो ये कांस्टेंट है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हमेशा 1 ही रहेगी। तो इसी तरीके से कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, क्योंकि यहाँ पे बस रिप्रेजेंटेशन ही तो चेंज है, f1 f2 f3। तो जनरल टर्म्स को हम 1 2 3 में हम क्या चेंज कर देते हैं? fn चेंज कर दिया। तो fn इज इक्वल टू 1 है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आप n में से यानी कि 1 2 3 कुछ भी आप लगाइए, यहाँ पे हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो हम इसको क्या कहेंगे? एक कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे। अब देखिए सीक्वेंस से अब इसमें प्रेजेंटेशन में कैसे फ़र्क पड़ा। फंक्शन से तो ऐसा दिखना चाहिए था, ये सब चीज़ जो हमने कैलकुलेट करी कि 1 पे वैल्यू इतनी है, 2 पे वैल्यू इतनी, इसको ऐसे दिखानी चाहिए। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह डिनोट ना करके हम एक तरीके से, आप सोचिए हम f को n इस तरीके से ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे हम इसमें fx ऐसे लिखते हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ पे fn लिख रहे हैं, तो यहाँ पे n ना लिख के बेस में लिख लेते हैं n। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं fn इज इक्वल टू 1। और f नहीं मानना है तो f क्योंकि फंक्शन में आ जाता है, तो सीक्वेंस में थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कई बार f से भी डिनोट किया जा सकता है, बट कई बार हम इसको अगर मैं a करके डिनोट कर दूं, ठीक है, तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? an इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको इलेबरेट करेंगे तो n की जगह 1 लगाएंगे तो a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2, a3 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीक्वेंस का वाला जो पोर्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया होगा कि हम इसको जनरली स्मॉल नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे कि स्मॉल SN करके भी लिख सकते हैं, स्मॉल AN करके भी लिख सकते हैं, BN करके भी लिख सकते हैं। तो इसका सिंपल यही मतलब है कि अगर आपने A करके डिनोट किया है तो एक मैपिंग हो जाएगी नेचुरल नंबर से R में, जहाँ पे ये इसके जनरल टर्म N को किसी भी रियल नंबर से मैच कराती है, ठीक है। तो ये AN की वैल्यू हो जाएगी, जो भी इसमें से वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेंज। और एग्जांपल अगर हम लें, और एग्जांपल अगर हमने सपोज करिए आपने a सच दैट नेचुरल नंबर से आपने रियल में ही मैपिंग ली, और कैसी मैपिंग ले ली है? आपने कह दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और इसमें से मैपिंग आपने ले ली 1 1/2 1/3 1/4। सिर्फ 1 को 1 में मैप करा दिया, 2 को 1/2 में, 3 को 1/3 में, 5 को 1/5 में, ऐसे ऑन करके मैप करा दिया, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो सीक्वेंस हो गई वो किस हिसाब से बनेगी? 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन हो गया, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा, इसमें आप देख रहे हैं सारे ही एलिमेंट अलग है, तो ये पूरी इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रेंज में भी एक रियल नंबर है, तो ये भी एक ऐसी सीक्वेंस बन गई, रियल सीक्वेंस बन गई। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बन जाती। तो जो भी रेंज के एलिमेंट जैसे होंगे उसी अकॉर्डिंग उस सीक्वेंस का नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा, हमें ये क्लियर हो गया कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल एक मैपिंग होती है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है, और आपका जो को डोमेन होता है वो रियल भी हो सकता है और कोई सा भी सबसेट हो सकता है। तो अगर ये सबसेट रियल नंबर है तो इस वजह से इसको रियल सीक्वेंस कहेंगे, अदरवाइज इसको नॉर्मल सीक्वेंस कहते हैं। रेंज भी क्लियर हो गया कि इस सेट में से जो भी एलिमेंट आपने लिए हैं वही उसकी रेंज हो गई। रियल सीक्वेंस भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस की। देखिए, किसी सीक्वेंस को प्रेजेंट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, कई मतलब 3 तरीके आपको दिखाई देंगे बुक में जब भी आप एग्जाम्पल की बात करेंगे सीक्वेंस की। पहला तरीका, सारे नंबर आपने लिस्ट कर दिए। सपोज करिए आपने लिस्ट कर दिया है नंबर 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपने नोटेशन कर दी। अब दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट में, मतलब प्रिसाइज नोटेशन इसका बना के लिखिए, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से फॉर्मूला बना के बताइए। तो ये लिस्ट के अलावा अगर आप फॉर्मूला बना दें, मान लीजिए आप सिंपल ये कह दीजिए कि जो सीक्वेंस है AN वो किसके इक्वल है? 1/n के इक्वल है। तो याद रखिएगा सीक्वेंस हमेशा ऐसे डिनोट होती है, ऐसे और ऐसे। इसका मतलब आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये होता है तो इसका समीशन मतलब होता है ऐसे, इसका मतलब होता है सीक्वेंस। तो AN इज इक्वल टू 1/n। तो इसको अगर आप n तो आपको पता है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी 1 से आप स्टार्ट करेंगे। तो जब आप इसको
हर वैल्यू लगा के निकालेंगे, यानी कि 1 लगाएंगे तो a1 इज इक्वल टू 1 बनेगा, 2 लगाएंगे तो a2 इज इक्वल टू 1/2 बनेगा, 3 लगाएंगे तो 1/3 बनेगा, सो ऑन। तो ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। बस ये है कि आपने एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फार्मूला बना दिया है कि ये इस फार्मूले का आपने यूज़ करना है इस सीक्वेंस के लिए। और जो तीसरी तरीके का दिखेगा, कई बार क्या होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फार्मूला, ठीक है। रिकर्सिव फार्मूला के उसमें क्या होता है कि रिकर्सिव का मतलब होता है जब उसका जो nth टर्म है, जैसे इसका nth टर्म के बीच में जाएंगे तो आपको 1/n, यानी कि इसका जनरल टर्म हो गया, तो जनरल टर्म यही इसका फार्मूला बन गया। तो कई बार क्या होता है जो आप उसका जनरल टर्म है वो पिछले टर्म्स पे डिपेंड करता है, जैसे इसमें सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है, पिछले टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार फॉर्मूले को लिखने के लिए उसके पिछले टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, एक पिछला या दो पिछला या दो से ज़्यादा पिछले टर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो उस फॉर्मूले को कह देते हैं रिकर्सिव फार्मूला। जैसे कि कल याद होगा आपने फाइबोनाकी सीक्वेंस पढ़ी थी, तो फाइबोनाकी सीक्वेंस क्या कहती है, पिछले दो टर्मों का एडिशन। जैसे अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं या 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे भी आपको स्टार्ट करना है, 1 1 तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, इनको ऐड करेंगे तो 8, ऐसे सो ऑन करके आप सारे टर्म बना सकते हो। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, अगर आपको an टर्म लिखना है तो आपको पता है an से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा n-1, उससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा n-2। तो आपको an कैसे मिला होगा, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि इसका रिकर्सिव फार्मूला जो हो जाएगा an-2 प्लस an-1। तो एक ये भी तरीका है जिससे आप फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम जनरल टर्म पे, कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीक्वेंस का जनरल टर्म थोड़ा सा निकालना आपको आ जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने एक सीक्वेंस लिख दी है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी सीक्वेंस हो गई, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, इसका जनरल टर्म बना के लिखना है। जनरल टर्म आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। तो आप देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, n इज इक्वल टू 1 से, तो जब ऊपर 1 है तो नीचे कितना है 2। जब ऊपर, अब दूसरा टर्म यहाँ पे तो n इक्वल टू 1 रखा होगा क्योंकि ये पहला टर्म है। दूसरे टर्म में क्या है, ऊपर 2 है तो 3 है, फिर तीसरे टर्म में ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। तो nth टर्म में क्या होगा, ऊपर n होगा और नीचे एक प्लस करके, यानी कि n/n+1 होगा। तो इसका अगर मैं शॉर्ट में फॉर्मूला लिखूँ तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/n+1। जब आपको सिर्फ इतना भी पता होगा तो भी आप सारे टर्म्स आप इसके बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, अगर आपको ये बोला जाए -1 की पावर n/n, इसके टर्म्स आप आराम से बना सकते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 रखिए और सारे टर्म्स मिल जाएंगे। 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो -1/4 रखेंगे तो 1/4, अल्टरनेटिव साइन इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। या फिर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्म बनानी आनी चाहिए, तभी आप आपकी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ा पाएंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जनरल टर्म की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये आपको आगे जो सीक्वेंस से रिलेटेड जो मेन चीज़ें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वो समझने में बहुत हेल्प करता है ये जनरल टर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके नेक्स्ट जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे।